आ जाता है पहले न्यूज के ऊपर। देखो सबसे ऊपर सीबीआई डायरेक्टर प्रवीण सूद गेट्स अनदर 1 ईयर एक्सटेंशन, 1 साल का और एक्सटेंशन मिल गया इनको। लास्ट ईयर भी इनको एक्सटेंशन मिला था। एक सीबीआई डायरेक्टर का कितना टेन्योर होगा? 2 साल का टेन्योर। तो 2 साल का टेन्योर जिन्होंने 2025 मई में इतना कंप्लीट कर दिया था। 2025 मई में इनको एक्सटेंशन दिया गया। उसके बाद फिर से 2026 मई में फिर से इनको एक्सटेंशन दिया गया। तो 2027 मई तक ये क्या हो गए? सीबीआई के डायरेक्टर हो गए। कौन, क्या नाम है? नाम याद रखिए, प्रवीण सूद। ठीक है। कैसे सेलेक्ट किया जाता है एक सीबीआई के डायरेक्टर? ठीक है, तो वो बहुत सारे सिलेक्शन कमेटी होती है ना, हाई लेवल सिलेक्शन कमेटी होती है, जो कि लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट के फ्रेमवर्क के अंदर और डीएसपीई एक्ट, डीएसपीई एक्ट क्या है? दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, इसके अंदर सीबीआई के डायरेक्टर को सेलेक्ट किया जाता है। तो सीबीआई के डायरेक्टर को सेलेक्ट कौन करता है? तो उस कमेटी में 3 लोग होते हैं। एक प्राइम मिनिस्टर होता है, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है और एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन होता है। ये 3 लोग मिलकर किसको सेलेक्ट करते हैं? सीबीआई के डायरेक्टर। ठीक है, याद रखिए, इंपॉर्टेंट। अब ऐसे में ऑपोजिशन के लीडर जो है राहुल गांधी, उन्होंने इसके आएगा क्या? चिंता मत करो। ठीक है, तो ऐसे में राहुल गांधी ने कुछ एलिगेशंस लगाए हैं कि मतलब क्यों इनको इतना एक्सटेंशन दिया जा रहा है, व्हाई इज ही सो फेवरेट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, है ना। तो इसके ऊपर राहुल गांधी एलिगेशंस लगा रहे हैं कि वो बायस्ड है। ठीक है, तो ये सारी चीजें पॉलिटिकल है, उसमें हमको नहीं पढ़ना। हमको क्या देखना है? हमको देखना है सीबीआई। सीबीआई कहां से? तो सीबीआई आती है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946। ठीक है, 1946 में ये एक्ट बनाया गया और 2021 में इसका अमेंडमेंट। अच्छा, एक चीज ये सबसे इम्पोर्टेंट देखने की, टेन्योर को लेकर जो बात, विनीत नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1998, और इसका पूरा साइटेशन है, हालांकि आप लोगों के लिए जरूरत नहीं है साइटेशन की। तो इसके अंदर क्या कहा गया कि कम से कम 2 साल का टेन्योर होगा इसका, सीबीआई के डायरेक्टर का कम से कम 2 साल का टेन्योर होगा। ठीक है, तो कम से कम 2 साल का टेन्योर होगा, क्यों? ताकि उसकी इंडिपेंडेंस को प्रोटेक्ट किया जा सके। और साथ में ये भी कहा कि इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज मस्ट फंक्शन इंडिपेंडेंटली, इनके ऊपर कोई भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। ये एक जो केस है, ये केस है जैन हवाला केस हुआ है, जैन हवाला केस के नाम से। तो जैन हवाला केस के अंदर इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। तो उसके अंदर क्या हुआ कि इसकी फाइल्स जो थी, मतलब इसके अंदर जो इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, वो इन्फ्लुएंस थी बाय सम पॉलिटिकल पर्संस उस समय पे, है ना। क्योंकि सीबीआई क्या है, सीबीआई को कौन अपॉइंट कर रहा है? सीबीआई को डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर, डायरेक्टर को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर रहे हैं। तो पॉलिटिकल इंटरफियरेंस इसके अंदर हमेशा से रहा है। ठीक है, तो पॉलिटिकल इंटरफियरेंस को लेकर उस समय बोला कि मिनिमम 2 साल का होना चाहिए। 2021 का अमेंडमेंट क्या बोलता है? सेंट्रल गवर्नमेंट का जो अमेंडमेंट है डीएसपीई एक्ट, एनुअल एक्सटेंशंस अलाउ करता है और कहता है कि मैक्सिमम टेन्योर 5 साल का। मिनिमम कितना हो गया? मिनिमम 2 साल, और मैक्सिमम कितना हो गया? मैक्सिमम 5 साल। ठीक है, और ये 5 साल के बाद एक्सटेंशन देने का प्रोविजन किया गया अमेंडमेंट के द्वारा 2021 में। ठीक है जी, गुड इवनिंग के साथ हम लोग देख रहे हैं इस समय का डीएसपी एक्ट, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, जिसके अंदर सीबीआई का एस्टेब्लिशमेंट किया गया। तो सीबीआई का क्योंकि अभी डायरेक्टर के जो डायरेक्टर है सीबीआई के, उनको एक्सटेंशन दिया गया। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन ये होता है कि डायरेक्टर का क्या नाम है? डायरेक्टर का नाम याद रखेंगे, प्रवीण सूद नाम। ठीक है, प्रवीण सूद। सेकंड टाइम एक्सटेंशन इनको मिला है। फर्स्ट टाइम एक्सटेंशन 2025 में मिला था, सेकंड टाइम एक्सटेंशन मिला है। ठीक है, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट, कैबिनेट की अपॉइंटमेंट कमेटी इनको क्या करती है? अपॉइंट करती है, किसको? सीबीआई के डायरेक्टर। ठीक है,
ये सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए। उसके अलावा आपके जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दिलीप नारायण का केस। दिलीप नारायण का केस जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे, इससे एक बार मैं आपको बता दूं, जैन हवाला केस था जिसके अंदर बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस भी इन्वॉल्व थे। तो ऑब्वियसली जो इन्वेस्टिगेशन चल रही थी सीबीआई के अंदर, तो वो इन्फ्लुएंस्ड बाय सम पॉलिटिकल पर्सनालिटीज ऑफ दैट टाइम, है ना। तो उस समय पर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज फ्री होंगी, इंडिपेंडेंट होंगी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के अंदर बोला। और उसको इंश्योर करने के लिए ये नहीं कि आपने आज डायरेक्टर बनाया और कल निकाल दो, अगर वो आपके हिसाब से काम नहीं कर रहा तो निकाल दो। तो क्या कहा कि मिनिमम 2 साल तक तो रखना ही पड़ेगा, मिनिमम 2 साल तो रखना ही पड़ेगा। मैक्सिमम कितना हो गया? 5 साल 2021 के अमेंडमेंट की वजह से मैक्सिमम 5 साल, और एनुअल एक्सटेंशन का भी इसके अंदर प्रावधान किया गया कि 1 साल के लिए उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो क्या कहता है। तो अगर हम पुलिस देखें, है ना, पुलिस देखें तो पुलिस किसके अंदर आती है? पुलिस स्टेट के अंदर आती है या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है? स्टेट के अंदर आती है। क्यों? क्योंकि कहा दी है एंट्री 2 ऑफ लिस्ट सेकंड, यानी कि स्टेट लिस्ट में, शेड्यूल 7 के स्टेट लिस्ट में के अंदर आती है। फिर दिल्ली पुलिस जो बनी ना, दिल्ली पुलिस बनी DSPEX, DSPEX, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट है, स्पेशल पुलिस, है ना। तो ये सीधे सीधे किसके अंदर में आती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आती है। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसी एक्ट के अंदर किसको क्रिएट किया? सीबीआई को क्रिएट। ठीक है, ऐसे क्रिएट किया। सीबीआई was created in 1963 through government resolution issued by Ministry of Home Affairs। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक रेजोल्यूशन जारी कर दिया और उस रेजोल्यूशन से सीबीआई का गठन हो गया, सीबीआई बन गई। अब सवाल उठा कि भाई पुलिसिंग जो है, इन्वेस्टिगेशन जो है वो तो स्टेट कर सकते हैं, है ना। तो इसके ऊपर ये कैसे बना सकते हैं? कैन द सेंट्रल गवर्नमेंट create an investigative agency like CBI merely through an executive resolution? ये सवाल, ठीक है। तो ये सवाल उठा और कौन सा? सुप्रीम कोर्ट, सॉरी हाई कोर्ट गुवाहाटी। हाई कोर्ट गुवाहाटी में क्या हुआ? नवीन कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013, SCC ऑनलाइन GAU 289 पेज नंबर, पूरा साइटेशन ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है किसा जी, है ना। तो उसके अंदर क्या हुआ कि सीबीआई को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गुवाहाटी हाई कोर्ट। ताकि ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल है ही नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बना ही नहीं सकती सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अधिकार नहीं, बिकॉज इट वाज नॉट क्रिएटेड थ्रू प्रॉपर पार्लियामेंट्री स्टेट्यूट। कोई स्टेट्यूट, कोई अलग से लॉ नहीं है। सीपीआई एक्ट जैसे बाकी सब चीजों के लिए हम एक्ट देखते हैं, CRPF एक्ट, CAPF एक्ट, है ना, इसके लिए कोई अलग से एक्ट नहीं क्रिएट किया गया, उसी ऑर्डर से ये चल रहा था। ठीक है, लेकिन बात सुप्रीम कोर्ट पहुंची तो सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑर्डर के ऊपर स्टे कर दिया और क्या कहा कि सीबीआई काम करती रहेगी, इसलिए आज तक सीबीआई काम कर रही है। ठीक है, कुछ और इंपॉर्टेंट केसेस, है ना, जिससे सीबीआई के बारे में पता चलेगा, थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, है ना। क्या कहता है सीबीआई वर्सेस सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा केस। आलोक वर्मा केस के अंदर क्या हुआ कि दो सीबीआई के अंदर आलोक वर्मा और स्पेशल डायरेक्टर और स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना के बीच में बहुत ज्यादा रिपरकशंस। उन रिपरकशंस को देखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने आलोक वर्मा को रिमूव कर दिया, हटा दिया। तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, कहा कि मेरे को ऐसे कैसे हटा सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई के डायरेक्टर को इस तरीके से यूनिलेटरली गवर्नमेंट नहीं हटा सकती, उसके लिए जो सिलेक्शन कमेटी है उसी की रिकमेंडेशन देगी, तो प्रोसीजर प्रॉपर्ली फॉलो होना चाहिए। उसके अलावा स्टेट ऑफ बंगाल वर्सेस कमेटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स 2010 का केस है। क्या कहता है? कैन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन विदाउट द कंसेंट ऑफ स्टेट। अच्छा, अब एक ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि सीबीआई को अगर इन्वेस्टिगेशन करनी है यूपी के अंदर या सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन करनी है बंगाल के अंदर, तो स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है। अब स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन क्यों लेनी पड़ती है? क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ में?
स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में, है ना। वैसे अगर दोनों जगह सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एक ही पार्टी की होती है तो इस तरीके की परमिशन आसानी से मिल जाती है। नहीं तो जैसे अभी ममता बनर्जी ने परमिशन नहीं दी थी, पीछे एक कुछ पेपर्स के लेके एक केस हुआ था इलेक्शंस के टाइम पे, है ना। तो उसमें ममता बनर्जी ने उनको जांच नहीं कर सीबीआई आगे पर, ठीक है। तो इसमें ये बात होगी कि क्या बिना स्टेट की परमिशन के भी कोई तरीका है कि सीबीआई की जांच कराई जा सके, तो है। आर्टिकल 226 आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रिट इशू कर सकते हैं, किस चीज के लिए, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के लिए, ठीक है। इसके अलावा एक सुब्रमण्यम स्वामी है, सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस डायरेक्टर सीबीआई, एक केस है बड़ा फेमस 2014, ठीक है। अब सुब्रमण्यम स्वामी को तो कौन नहीं जानता, आप लोग जानते ही होंगे, जानते हैं ना। सुब्रमण्यम स्वामी वेरी नोटोरियस पर्सन, और मोदी जी की बुराई करता रहता है, कुछ भी कहता रहता है मोदी जी को, मतलब कुछ भी कहता रहता है, कुछ भी एनीथिंग। वो आदमी किसी के बारे में भी कुछ भी कह देता है। तो प्रोफेसर रह चुका है, ऐसी बात नहीं है, हार्वर्ड में, मेरे ख्याल से हार्वर्ड में प्रोफेसर रह चुका है। तो और काफी, मतलब वो मोदी जी को कुछ भी कह देता है, लेकिन उसको बीजेपी से कोई निकालता नहीं है ना, उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से कोई बर्खास्त करता, ठीक है। वकील भी है, वकील नहीं है लेकिन लॉ की अच्छी नॉलेज रखता है, और पेटिशन वगैरह इधर उधर उल्टी सीधी डालते रहता है। ये राम मंदिर वाले केस में भी उसने काफी सारी इधर उधर पेटिशन वगैरह काफी उसने काम किया, ठीक है ना। तो ही इज अ फेमस पर्सनैलिटी, सुब्रमण्यम स्वामी। आप लोग उसकी बात सुनोगे, कभी इंटरव्यू वगैरह आते रहते हैं टीवी पे, तो बड़ा इंटरेस्टिंग आदमी, ठीक है। जैसे हमारे जुडिशरी के अंदर जस्टिस काटजू एक बड़ा इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी है, ठीक है। जस्टिस काटजू के इंटरव्यूज अगर आप देखेंगे, ही इज वेरी कोल्ड, वो कुछ भी बोल देते हैं, मतलब फिल्टर्स नहीं है उसके हाथ, उनके पास। इसी तरीके से सुब्रमण्यम स्वामी के पास भी फिल्टर्स नहीं है, वो कुछ भी विदाउट अनफिल्टर्ड, जैसे आजकल वो गाली नहीं देता समय रहना की तरह, लेकिन अच्छे से बेइज्जती करते हैं, ठीक है। तो आज हम बात करें सुब्रमण्यम स्वामी का एक केस हुआ 2014 में। इशू था कि भाई सेक्शन 6A जो सीबीआई का है, मतलब डीएसपीई एक्ट का है, वो क्या कहता है कि भाई अगर किसी गवर्नमेंट ऑफिसर की आपको जांच करनी है कि उसने करप्शन किया या नहीं किया, तो उस जांच करने के लिए परमिशन चाहिए, क्या चाहिए, परमिशन चाहिए। सेक्शन 6A ऑफ डीएसपी एक्ट रिक्वायर प्रायर गवर्नमेंट अप्रूवल बिफोर इन्वेस्टिगेटिंग सीनियर ब्यूरोक्रेट्स फॉर करप्शन। सेक्शन 6A है ना, इसको इन्होंने चैलेंज किया कि ये तो 6A गलत है। तो 6A को सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, नल एंड वॉइड कर दिया, क्योंकि आर्टिकल 14 को वॉयलेट कर रहा है, राइट टू इक्वालिटी। अब कैसे, मतलब कोई ब्यूरोक्रेट हो जाना, कोई एक इसको आप सेक्शन 14 के हिसाब से ये तो कह सकते हो कि वो एक अलग कैटेगरी है, उसको टेंजिबल डिफरेंशिया तो कह सकते हो कि वो उसको देखा जा सकता है कि हाँ ये ब्यूरोक्रेट है, ये नहीं है, एक आम आदमी एक ब्यूरोक्रेट है। तो टेंजिबल डिफरेंशिया तो है, लेकिन उसके पीछे कोई ऐसा मकसद नहीं है विच इज कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करता हो या कॉन्स्टिट्यूशन के आइडियल्स को, प्रिंसिपल्स को फॉरवर्ड करता हो, ऐसा कोई उसके पीछे प्रिंसिपल नहीं है उस डिफरेंशियल को क्रिएट करने का, इसीलिए आर्टिकल 14 को वॉयलेट करता है। तो आर्टिकल 14 को अगर वॉयलेट करता है तो क्या हो गया, नल एंड वॉइड, ठीक है। फिर एक कॉमन कॉजेज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस आता है ना, आप लोगों ने सुना होगा कोलगेट। कोलगेट वो नहीं जो सुबह आप करते हैं, जब आप लोग काफी छोटे थे तो कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, और कांग्रेस की सरकार में ऐसे बहुत सारे एलिगेशंस लगे, हालांकि बहुत सारे केसेस में सब एक्विट हो गए मोस्टली, है ना, किसी को सजा नहीं मिली। ए राजा टी राजा ये सब एक्विट हो चुके हैं, 2G केस, कोलगेट, मेरे ख्याल से कोलगेट में भी सब बरी हो चुके हैं, सब एक्विट हो चुके हैं। तो कोलगेट क्या था कि कोल जो हमारे देश के अंदर जो कोयला निकलता है झारखंड छत्तीसगढ़ उस साइड, तो उसके एलोकेशन की बात, तो उसके एलोकेशन के अंदर करप्शन हुआ, ऐसा एलिगेशन था किसका, अपोजिशन वाली पार्टीज का उस समय पे जो, तो वो केस था, कॉमन कॉजेस पे केस डाला। तो जब उसका
उसकी सीबीआई उसकी वो चल रही थी, इन्वेस्टिगेशन चल रही थी सीबीआई की, इसके लिए, कोलगेट के लिए, उस स्कैम के लिए। तो ये देखा गया कि उसकी फाइल्स कुछ बड़े बड़े नेताओं के साथ शेयर की जा रही है। तो बड़े बड़े नेताओं के साथ जो शेयर की जा रही है, तो यहाँ पर क्या हो गया कि इंडिपेंडेंस ऑफ उसकी बात आई कि वो सीबीआई इंडिपेंडेंट है भी या नहीं। तो इसी केस के अंदर होता, कल मैंने आप लोगों को एक कोट बताया था कि ये सीबीआई इज द पैरेट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना। तो इसी के अंदर आया था, इसी के अंदर एक फेमस कोट कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कॉमन कॉज में, द कोर्ट और द सीबीआई अकेज पैरेट स्पीकिंग इन इट्स मास्टर्स वॉइस। एक एज पैरेट है जो अपने मास्टर की बात बोलता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है वही बोलती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये केसेस याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। मोदी कट्स साइज ऑफ हिज कॉन्वॉय आफ्टर मेकिंग एन अपील टू सेव फ्यूल। अब फ्यूल क्यों सेव करना है ये तो आप सबको पता ही है ना, क्योंकि हम अपना फॉरेक्स सेव करना चाहते हैं, ठीक है। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि 50% कटौती कर देंगे अपने कॉन्वॉय के अंदर। गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, यहाँ के सीएम ने भी कहा कि हम अपने कॉन्वॉय के अंदर कटौती कर देंगे, है ना। एनर्जी सिक्योरिटी के लिए जरूरी है, इन्फ्लेशन के ऊपर हो रहा है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन मतलब कल हम लोगों ने इन्फ्लेशन के बारे में देखा था। तो वो जो मैकेनिज्म हमने कल डिस्कस किए थे, वो सारे के सारे कैसे मैकेनिज्म थे? डिमांड पुश मैकेनिज्म थे, वो डिमांड को पुश करते हैं। ये वाला इन्फ्लेशन कैसा है? अभी जो इन्फ्लेशन है ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अब इन दोनों में अंतर है। अब हमने एक मैकेनिज्म डिस्कस किया कि डिमांड अगर कम होगी तो क्या होगा? इन्फ्लेशन भी कम हो जाए, ठीक है। ये हमने मैकेनिज्म कल डिस्कस किया था, है ना। इसको पलटने के लिए वो है रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, एसएलआर है, सीआरआर है और ओएमओस है ना, ओपन मार्केट ऑपरेशंस जो आरबीआई करता है। तो कल ये 6 मैकेनिज्म हमने डिस्कस किए थे कल की क्लास में, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, हर एक एग्जाम में सीधे सीधे पूछता है इस सीपीआई डब्ल्यूपीआई में क्या आता है, सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। ये रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट पता नहीं कितने एग्जाम्स में लाखों बार पूछा गया है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोनों। एसएलआर पूछा जाता है अक्सर, सीआरआर पूछा जाता है, ओएमओस पूछे जाते हैं। तो मैकेनिज्म जितने भी इनको ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर क्या कम हो रहा था? डिमांड कम हो रही थी, इसीलिए इन्फ्लेशन कम हो रहा था। डिमांड ज्यादा हो रही है तो इन्फ्लेशन भी ज्यादा हो रहा है। तो यहाँ पर ये कैसा हो गया? इन्फ्लेशन डिमांड, क्योंकि हम डिमांड कर रहे हैं अगर मार्केट में जाके, तो डिमांड बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है तो इकोनॉमिक्स का बेसिक नियम कहता है कि उसका प्राइस भी बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो हो रहा है, यानी कि वेस्ट एशिया में जो वॉर चलती है उसकी वजह से जो इन्फ्लेशन हो रहा है इसको बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। क्योंकि यहाँ पर पेट्रोलियम को इंडिया तक लाने की कॉस्ट ही बढ़ गई है। जो हम अभी तक रशिया से क्या ले रहे थे? सस्ता ऑयल ले रहे थे, उसके ऊपर हमें प्रीमियम पे करना पड़ रहा है, महंगा हो गया, है ना। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ऑयल नहीं आ पा रहा, ठीक है। तो वो समस्या, इसको बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। इससे जो महंगाई आई, इससे जो प्राइसेस बढ़े, चाहे वो सीपीआई में बढ़ेंगे चाहे डब्ल्यूपीआई में बढ़ेंगे, क्योंकि अगर पेट्रोल महंगा होगा तो हर चीज महंगी होगी, क्योंकि हर चीज ट्रांसपोर्ट पे डिपेंडेंट है। ट्रांसपोर्ट महंगा होगा तो हर चीज महंगी हो जाएगी। तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है इसके अंदर, ठीक है। अब हाँ, एक ये बहुत बड़ा इशू है ना। वैसे तो बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे हैं कि मतलब अभी तो इन्होंने कॉन्वेंट छोटा कर दिया, लेकिन बंगाल इलेक्शन में तो हेलीकॉप्टर उड़ा रहे थे, 500 गाड़ी कॉन्वेंट निकाल रहे थे। अब उस पॉलिटिक्स में हमको नहीं जाना, हमको क्या देखना है? हमको देखना है एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी को लेकर, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने अपना कॉन्वॉय छोटा किया और प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी हमारे देश में बहुत बड़ा कंसर्न रही। 2 प्राइम मिनिस्टर्स का हमारे देश में असैसिनेशन हो चुका है, ठीक है। तो सबसे पहले
सबसे पहले किसका हुआ? इंदिरा गांधी का, है ना। इंदिरा गांधी का एसेसिनेशन हुआ, किसने किया? बेअंत सिंह और जसवंत सिंह, है ना। बेअंत सिंह और जसवंत सिंह ने उनको गोलियां मारी, 32 गोलियां मारी। तो वहां पे एक दिखाई दिया कि सिक्योरिटी का बहुत बड़ा लैप्स है। इससे पहले दिल्ली पुलिस, स्टेट पुलिस और आईबी मिलकर प्राइम मिनिस्टर की सुरक्षा का इंतजाम देखते थे, इंटेलिजेंस। हाँ, पुलिस वाले रहते थे, वो तो दिल्ली पुलिस ही देखती थी ना सारी सुरक्षा। कमांडो मांडो दिल्ली पुलिस। तो दिल्ली पुलिस की सुरक्षा में ये दो जवान भी थे, बेअंत सिंह, जसवंत सिंह, है ना। इसका एक केस भी है, किस्सा जी। इससे जो रिलेटेड केस है, क्या नाम है उसका? पता नहीं सर। फिर से बोलिएगा, आपकी आवाज कट गई। मैं कह रही हूँ सर, याद नहीं आ रहा। एक क्रिमिनल को, अच्छा ये वाला भी, चलो ठीक, ठीक है, आगे पूछूंगा ठीक है। तो दिल्ली पुलिस, इंटेलिजेंस और स्टेट पुलिस इसका इनका सुरक्षा देखती थी। उनके एसेसिनेशन के बाद ये समझ में आया कि भाई हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इसीलिए बीरबल नाथ कमेटी बने, ठीक है। जब जब राजा परेशान हुआ, उसने किसको याद किया? बीरबल को याद किया है। और राजा मर गया तो क्या, बीरबल ने ही हल निकाला। बीरबल ने कहा कि ऐसे स्पेशलाइज्ड पर्सोनल्स की हमें एक टीम बनानी पड़ेगी, जिसको आप बोलेंगे एसपीजी। तो एक इनिशियली तो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू 1988 में एसपीजी को क्रिएट कर दिया गया। बाद में स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एक्ट 1988 में लाया गया और उसको स्टेटरी बॉडी बना दिया, ठीक है। उसके बाद 1991 में राजीव गांधी तमिलनाडु के अंदर अपना पॉलिटिकल कैंपेन कर रहे थे, इस जगह पर श्री पेरुम्बलम, ठीक है। श्री पेरुम्बलूर, श्री पेरुम्बदूर, श्री पेरुम्बदूर, श्री पेरुम्बदूर में वो अपना वो कर रहे थे, है ना, प्रचार। तो वहां पर लिट्टे के आतंकवादियों ने सुसाइड बॉम्बर प्लान करके इनका असैसिनेशन करवा दिया। लिट्टे क्या है? लिट्टे का फुल फॉर्म बता सकते हैं? लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल, ठीक है। महिंद्रा राजपक्षे इसके सरगना हुआ करते थे। और खैर यहाँ आ जाते हैं। तो इनके असैसिनेशन के बाद क्या हुआ? एसपीजी ग्रुप के प्रोटेक्शन को बढ़ा दिया गया इनके लिए, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। पहले क्या था कि जो प्राइम मिनिस्टर नहीं रहा, मतलब प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी से हट गया, उसको एसपीजी ग्रुप की सिक्योरिटी नहीं मिली। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और उनकी इमीडिएट फैमिली मेंबर्स को इसके अंदर इंक्लूड कर लिया गया कि जितने भी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स हैं और उनकी जो इमीडिएट फैमिली है, उनको क्या देंगे? प्रोटेक्शन देंगे। कौन देंगे? एसपीजी देंगे, ठीक है। फिर मोदी जी आते हैं और एसपीजी अमेंडमेंट एक्ट 2019 आता है। वो कहते हैं कि साहब जो पुराने प्राइम मिनिस्टर है उनको 5 साल तक की प्रोटेक्शन मिलेगी और इमीडिएट फैमिली को सिर्फ 5 साल तक प्रोटेक्शन मिलेगी, उसके बाद प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी, ठीक है। एसपीजी की प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। सेट प्लस सिक्योरिटी और ऑल्टरनेटिव सीएपीएफ की, सीआरपीएफ की ड्यूटीज लगाई जा सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी एजेंसीज है उनकी ड्यूटीज लगाई जा सकती है, डिपेंडिंग ऑन द कि उसको कितना खतरा है, उस व्यक्ति को कितना खतरा है, ठीक है। तो पुरानी जो पोजीशन थी वो चेंज हो गई, फिर से 5 साल तक के लिए है। 2014 तक, 2019 तक, 2019 तक। उसके बाद जेड प्लस सिक्योरिटी है। अच्छा तो बहुत होता है, लेकिन ये अब आप इनको ये नहीं कह सकते ना कि आप भाई 2 गाड़ी लेके चलो, कॉन्वर्ट छोटा कर दो। वो एक एक गाड़ी जो होती है, मतलब आप ये समझो कि वो हमारे देश का राजा है। एक चेस में राजा सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होता है। राजा गया, चेस का गेम खत्म। हम ईरान नहीं है कि हमारे पास बहुत सारे राजा हो, मतलब हर एक देश ईरान नहीं होता, ठीक है। तो अगर राजा गया तो बहुत सारी चीजें गड़बड़ा जाए। जैसे जब इंदिरा गांधी का एसेसिनेशन हुआ तो उसके बाद बहुत सारी चीजें गड़बड़ाई, बहुत दंगे हुए, बहुत लोग मारे गए उसके पीछे, ठीक है। उस पर कभी डिस्कशन करेंगे।
ठीक है, तो आज अपने 20 में चेस पे आएंगे बात, ठीक है। सेंटर डबल्स द इंपोर्ट ड्यूटी ऑन गोल्ड सिल्वर मूव स्क्रीन साइज एंड एज रेट्रोग्रेड। अब वैसे ही हम सर मोदी जी ने सर क्या आप बोला, हाँ जी। सर आप केहर सिंह केस की बात कर रहे हैं क्या? हाँ, केहर सिंह ओके। केस का नाम है, केहर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और राजीव गांधी असैसिनेशन वाला केस का क्या नाम है? एग्जाम में आता है, प्रीलिम्स में एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और पता नहीं कितनी बार आया है। हर एमपी में, यूपी में, राजस्थान में, हरियाणा में, हर एक एंट्रेंस में आता है। जी किस्सा जी, नलनी। कॉन्स्पिरेसी, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का है। स्टेट वर्सेस नलनी। हाँ, स्टेट वर्सेस नली। तो स्टेट वर्सेस नलिनी एकदम रटा पिटा क्वेश्चन है प्रीलिम्स का, है ना, जो पूछा ही जाता है। एक नंबर या तो इधर या उधर, आता है तो इधर, नहीं आता तो उधर, ठीक है। तो किस चीज पे ड्यूटी बढ़ा दी? बेसिक कस्टम ड्यूटी 5% से 10% कर दी। आईजीएसटी सेम है, उतना ही है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस 1% से 4% कर 5% कर दी। तो 4% यहाँ बढ़ाई, 5% वहां बढ़ाई, 9% बढ़ाई, डबल हो गई 9.2 18.4 हो गई, ठीक है। इस पे बहुत ज्यादा हमें बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग इस पे बहुत ज्यादा बात कर चुके हैं कि क्या इंडस्ट्री के ऊपर इफेक्ट आने वाला है। जो गोल्ड की इंडस्ट्री हमारे देश के अंदर चलती है, जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, ज्वेलरी, जेम्स एंड ज्वेलरी। और जेम्स एंड ज्वेलरी में जब हम गोल्ड एक्सपोर्ट करते हैं तो उसके साथ में डायमंड्स, जेम्स भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं ना। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ गोल्ड एक्सपोर्ट हो रहा है। और गोल्ड बिकना बंद हो जाना, तो जो लोग वहां पर काम कर रहे हैं, जो कारीगर है, अभी जो सबसे बड़े व्यापारी है वो गुजरात के हैं, सूरत वूरत साइड के। लेकिन जो कारीगर है वो बंगाल के हैं। अभी सरकार को जिताया है बंगाल को, और वहां के सारे कारीगर अब वापस पलायन करना शुरू करेंगे। ऐसा होगा अगर ये चलता रहा 1 साल, जैसा मोदी जी ने कहा कि 1 साल चलेगा। तो अगर ऐसा चला तो बहुत सारे लोगों को वापस पलायन करना पड़ सकता है, ठीक है। तो एक समस्या सरकार के सामने है, जिसके ऊपर सरकार को बहुत गहन विचार करना चाहिए। जो इकोनॉमिक स्लोडाउन की तरफ मोदी जी के भाषण ने धकेला है हमको, उससे बचाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। सिर्फ इसी गोल्ड वाले सेक्टर में नहीं, एग्रीकल्चर सेक्टर में, फूड सिक्योरिटी को लेके, सारी चीजों को लेके बहुत समस्या आने वाली है, ठीक है। डिसएमिनेशन ऑफ फॉर्म थ्रू ऐप, क्या समस्या है इसमें, है ना। हाई कोर्ट ने किसको बोला है? गूगल और एप्पल। तो गूगल का प्ले स्टोर है, प्ले स्टोर के ऊपर बहुत सारी एप्स ऐसी होती हैं, या जैसे आप इंस्टाग्राम चलाते हैं तो इंस्टाग्राम पे बहुत सारे पेजेस ऐसे होते हैं जो आपको सॉफ्ट पॉर्न सर्व करते हैं, ठीक है। और पोर्नोग्राफिक कंटेंट सर्व करते हैं थ्रू एप्स, जो कि गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, ठीक है। और इनके एज रेस्ट्रिक्शन की जांच जो होती है वो कैसे होती है आप लोग जानते हैं। आप लोग अभी अभी 18 साल के हुए हैं, तो इससे पहले आप लोग जो रेस्ट्रिक्शन को कहते हैं ना कि आर यू अबव 18 टिक कर दो, तो टिक करने के लिए बोलता है बस, उसमें कोई वेरिफिकेशन तो है नहीं कि वेदर यू आर अबव 18। आपके सेल्फ डिक्लेरेशन पे वो मान लेता है कि यू आर अबव 18 और आपको पोर्नोग्राफिक कंटेंट सर्व करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो उस चीज को बंद करने के सुप्रीम कोर्ट ने क्या, हाई कोर्ट ने क्या बोला है कि इसको बैन करना चाहिए, इसको रोकना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला गया, टू टेक स्ट्रिक्टर एक्शंस अगेंस्ट dissemination of obscene and pornographic content through mobile application hosted on their platform। उनके प्लेटफॉर्म पे जो भी मोबाइल एप्लीकेशन होस्ट हो रही है तो उनको क्या करना है, रोकना है। सोशल मीडिया इंटरमीडिएरीज के बारे में कहा, ऐप होस्टिंग प्लेटफॉर्म मस्ट प्ले वाइटल रोल। तो इंटरमीडिएरीज जो है जैसे इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, तो इनके ऊपर भी वो साइट चलती है। और एक और क्या है, तो काफी फेमस है, मतलब उसमें बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी हैं, पूनम पांडे की तरह वाले सारे। वहां पे भी वो सॉफ्ट कॉर्न सर्व करते हैं, वो सब्सक्रिप्शन बेस्ड है मॉडल, तो नाम उसका ओनली फैंस, ओनली फैंस, है ना।
ओनली फैंस एक चलता है, मतलब मुझे नहीं पता ऐप है क्या है वो, लेकिन वहां पर वो भी मॉडल चलता है कि आप पेमेंट करो और पोर्नोग्राफिक कंटेंट कंज्यूम करो, ठीक है। तो वो भी है, सारी चीजें तो उन सबको रेस्ट्रिक्ट करने के लिए। अब यहाँ पर बात होती है फ्रीडम ऑफ स्पीच की। फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए क्या कहते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच इज नॉट एब्सोल्यूट। फ्रीडम ऑफ स्पीच तो है बट इट इज नॉट एब्सोल्यूट। इसके ऊपर 8 तरह की रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं। ये 8 तरह की रेस्ट्रिक्शंस याद रखेंगे, आप लोग लॉयर बनने जा रहे हैं, है ना, हमेशा काम आएगी जीवन में। क्या कहता है, सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के अगेंस्ट नहीं बोल सकते, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट के अगेंस्ट नहीं बोल सकते, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट अगर आपके पुल से कुछ हिंडर हो रहे हैं तो ऐसे ऐसे स्पीच के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, कंटेंट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन, इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस, या फिर हाँ, ये इन सब के ऊपर आप क्या नहीं कर सकते। इन सब अगर ऐसी स्पीच है आपकी इस कैटेगरी में आ रही है, इन 8 कैटेगरीज में से आ रही है, तो ऐसी स्पीच के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। उसको क्या बोलेंगे, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन बोलेंगे। अब देखो यहाँ पर लिखा है डिसेंसी एंड मोरालिटी। तो डिसेंसी एंड मोरालिटी के अंदर जो इस हाई कोर्ट का ऑर्डर है, ये क्या होगा, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन माना जाएगा, ठीक है। एक ये आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग बसेस वगैरह में जाते हैं तो, या कभी टैक्सी में गए होंगे, एक लाल रंग का बटन लगा रहता है इमरजेंसी में, देखा है, ध्यान दिया है किसी? वो काम नहीं करता, लगा होता है लेकिन वो कभी काम नहीं करता। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, 2-3 बार मैं देख चुका हूँ कैब वगैरह में। उसको दबाओ तो वो चलता ही नहीं, वो सर्किट से जुड़ा हुआ ही नहीं होता है। इसलिए कि अगर आप इस तरीके से पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रेवल कर रहे हैं, किसी टैक्सी में ट्रेवल कर रहे हैं, कैब में ट्रेवल कर रहे हैं, या बस में ट्रेवल कर रहे हैं, और आपको कोई खतरा है, तो ऐसे में मदद लेने के लिए, पब्लिक अथॉरिटीज की हेल्प लेने के लिए आपको सिर्फ वो बटन दबाना, पब्लिक अथॉरिटीज की हेल्प आप तक पहुंच जाएगी। तो ऐसा क्या है, नियम है, ऐसे ही लगाते नियम। नियम क्या है, मोटर व्हीकल रूल 1989 mandating the installation of speed governor, vehicle location tracking device and emergency planning। ठीक है, ये 3 चीजें लगाने का मैंडेट करता है। कब, 1989 में मैंडेटरी है, 1989 से मैंडेटरी है। और 1989 से मैंडेटरी अभी तक हुआ नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट्स को बोला कि इस चीज को इम्प्लीमेंट स्ट्रिक्टली करना है ना। अभी मेरे ख्याल से 2-3 साल पहले तक तो ये बटन्स नहीं दिखते थे, सिवाय दिल्ली टीटीसी के, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की जो बसेस है, उनके अलावा कहीं नहीं दिखते थे। अब उत्तराखंड वगैरह जैसे आप कैब में घूमने जाओगे तो आपको साइड में रेड बटन दिखाई देगा। वो काम नहीं करेगा तो उसके भरोसे मत चलो, काम करता है नहीं करता। क्या होता है, हाँ? कुछ नहीं होता उसको दबाने से, काम कर रहा हो तो वो सीधे आपकी इंफॉर्मेशन, आपकी लोकेशन पुलिस वालों को भेजेगा और आपकी हेल्प की जाएगी, है ना। एक बीमारी होती है पीसीओएस। पीसीओएस महिलाओं में होती है ना, और इसका नाम चेंज कर दिया गया है। नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, पीएमओएस करते हैं। पीसीओएस क्या होता है, पीसीओएस होता है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। पॉलीसिस्टिक यानी कि किससे एसोसिएटेड है, सिस्ट से, सिस्ट जो बच जाते हैं शरीर में, ठीक है, गांठें जो बच जाती है, ठीक है, उसको बोलते हैं सिस्ट। लेकिन पीसीओएस की एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि सिस्ट बने ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन किसी को पीसीओएस है अगर किसी महिला को, तो इवेंचुअली उसको सिस्ट बन जाता है। तो ये सिस्ट नहीं है, ये क्या है, ये हार्मोनल डिसऑर्डर है। इसीलिए इसका नाम चेंज किया गया ताकि क्या हो सके, जानकारी बढ़ सके लोगों की, उसको आइडेंटिफाई सही से कर सके बीमारी को, है ना। पीएमओएस, पीएमओएस क्या कहता है, पीएमओएस कहता है पॉली एंडोक्राइन मेटाबॉलिक ओवेरियन सिंड्रोम। कहां पे है, ओवरी में, ओवेरियन है, ठीक है। कैसा है, मेटाबॉलिक है, आपके मेटाबॉलिक से रिलेटेड है, ठीक है। और कैसा है, पॉली एंडोक्राइन, यानी कि जो हमारा वो
एंजाइम्स जो होते हैं हमारे, यानी कि जो हमारे हॉर्मोन्स होते हैं उससे रिलेटेड है पॉलीएंडोक्राइन। ठीक है, क्या कह रहा है? पॉलीएंडोक्राइन मल्टीपल हार्मोनल सिस्टम इन्वॉल्व, यहाँ पर होगा मेटाबॉलिक लिंक टू इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड ओबेसिटी। इसके अच्छा पीसीओएस और पीएमओएस बोलेंगे उसको, पीएमओएस के साथ क्या हो जाता है? ओबेसिटी हो जाती है महिलाओं को। तो ऐसे में क्या होता है कि मैं आपको तो बॉडी शेमिंग बहुत करते हैं, है ना? और ये उस एज में हो रही होती है जिस एज में बॉडी शेमिंग शायद सबसे ज्यादा होती है, जो टीन एज होती है ना? तो उस समय पर जो बॉडी शेमिंग होती है उससे क्या होता है? साइकोलॉजिकल इफेक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है महिला को, उस लड़की के ऊपर, क्योंकि उसका मोटापा जो है वो किसकी वजह से है? वो इस वजह से नहीं है कि वो ज्यादा खा रही है या उसका लाइफ स्टाइल अनहेल्दी है, वो मेटाबॉलिक और उसके जो हार्मोनल डिसऑर्डर है उसकी वजह से, जो हार्मोन्स उसके चेंज हो रहे हैं। ठीक है, पीसीओएस या पीएमओएस की वजह से। ठीक है, तो ये एक अंतर है। तो सोशल स्टिग्मा को खत्म करने के लिए भी इसका नाम चेंज किया गया है कि ये जो सोशल स्टिग्मा है, जो उसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है पूरी लाइफ के ऊपर, मैं आपको बता रहा हूँ पूरी लाइफ के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। मैं ऐसी लड़की को जानता हूँ, लड़कियों को जानता हूँ जो कि ऐसे बॉडी शेमिंग को झेलने के बाद अब वो समाज से अलग ही रहना चाहती है, हालांकि है वो समाज के अंदर ही है, लेकिन दे आर समवॉट कट ऑफ फ्रॉम द साइड। ठीक है, तो ये एक जो बॉडी शेमिंग है उसके अगेंस्ट इसका पूरा साइकोलॉजिकल इफेक्ट जो है वो भी है ना। एक ये है ट्रम्प ट्रम्प शी का जो समिट हो रहा है, वो क्या कह रहे हैं? शैडो बॉक्सिंग और ईरान है। काफी इंटरेस्टिंग आर्टिकल लिखा है इन्होंने, कह रहे हैं भाई कि जो एक 1972 के अंदर निक्सन नाम के एक राष्ट्रपति थे वहां के, यूएसए, तो वो आए थे चाइना, और तब से यूएस चाइना समिट शुरू हुई। और चाइना में उस समय कौन था लीडर? माओ जेडोंग। तो उस समय पे जो मीटिंग हुई थी, ये कह रहे हैं कि ये वाली मीटिंग भी ऐसी ही रहने वाली। उस समय 1972 में क्या हुआ था? 1972 में ये है, तो 1972 में क्या हुआ था? रिचर्ड निक्सन जो थे वो चेयरमैन माओ से एज द पोस्ट विजिट शांघाई P5 था। तो उस समय चाइना ने क्या आर्ग्यू किया, बार्गेनिंग क्या की कि हमें P5 में शामिल कर दो। तो चाइना P5 में शामिल हो गया, और क्या किया? और क्या किया? एंड ताइवान अंडर द बस, है ना? यानी कि यूएस ने क्या किया? ताइवान अंडर द बस, यानी कि जो बस बस रूपी चाइना जो है उसके नीचे ताइवान को छोड़ दिया, क्योंकि वो कहाँ फंसे हुए थे उस समय। Is this a likely pre-step for Donald Trump visit to Beijing that begins today? It may turn out to be, but it does sum up the first US-China bilateral summit in February 1972, when the Vietnam War. उस समय जो वियतनाम वॉर चल रही थी उसमें जीतने के लिए इनको चाइना का साथ चाहिए, तो उसमें साथ देने के लिए चाइना ने क्या मांग लिया? P5 में एंट्री मांगी। P5 में एंट्री मिल गई, और साथ में क्या हुआ? ताइवान इनको मिल गया। In return, China abandoned Hanoi, enabling the US to extricate itself from the hammering war. Vietnam too emerged as victorious and unified nation. So, while other stakeholders benefited, China did a jackpot. सब लोगों को पता इसके अंदर क्या था? यूएस जैसे आज फंसा हुआ है, वो एक वॉर में है ना। अब देखो, जो इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स होती है ना, वो एक चेस की गेम की तरह होती है। ये एक चाल चलते है, सामने वाला एक चाल चलता है, इधर से एक सीज फायर का हो गया, क्या गया? प्रपोजल गया, उधर से सीज फायर का प्रपोजल मना हो गया, दोनों ने एक एक चाल चली। अब उसके हिसाब से क्या होगा? वर्ल्ड ऑर्डर रीसेट होगा, है ना। वर्ल्ड ऑर्डर रीसेट कैसे होगा? परसेप्शन बेस्ड चीजें चल रही है काफी, और पावर पॉलिटिक्स क्या है उसके हिसाब से, पावर डायनेमिक्स किसकी तरफ झुक रहा है उसके हिसाब से चीजें बदलती रहती है। अब यूएस जब इस वॉर में एंटर हुआ, जो अभी हम वॉर देख रहे हैं,
तो यूएस दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री, मिलिटरीली भी और इकोनॉमिकली भी सबसे पावरफुल कंट्री है। लेकिन 60 दिन से ज्यादा हो गए और अभी तक ईरान फाइट बैक कर रहा है और बहुत अच्छे से फाइट बैक कर रहा है। काफी जो मिलिट्री एक्सपर्ट्स है वो भी ईरान की बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हैं। लेकिन ईरान चेस बोर्ड के अंदर अगर हम देखें तो ईरान क्या है, ईरान किंग नहीं है। अगर हम ईरान को किंग माने तो ईरान क्या, ईरान की क्वीन भी है। ईरान की क्वीन का क्या मतलब है और किंग का क्या मतलब है चेस के गेम के अंदर? किंग जो होता है वो सिंबॉलिक हेड है ना। जैसे वो थे जिनका एसेसिनेशन होता है, क्या रहता है उसका, खैमने, है ना, खैमने। तो खैमने वॉज द किंग। लेकिन क्वीन क्या है, क्वीन सिस्टम है, जो उस कंट्री का सिस्टम है जिसको बदलने के लिए, जिसको कह रहे हैं रिजीम चेंज करना है, तो वो क्वीन है। ठीक है, उसको नहीं चेंज कर पाएगी। ठीक है, मकसद क्या बन गया, आए किस लिए थे और मकसद क्या बन गया। अब देखो यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है कि इनको यहाँ पे लाया कौन, इनको यहाँ पर लाया इसराइल, बेंजामिन नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू क्या चाहता है, क्या बेंजामिन नेतन्याहू ईरान के ऊपर कब्जा करना चाहता है? बेंजामिन नेतन्याहू अपने आसपास के कंट्रीज पे, जिसको वो कहता है ग्रेटर इसराइल, उन पे कब्जा करना चाहता है। देखो ग्रेटर इसराइल का नक्शा, और ये लिखित है, ऐसा नहीं है, लिखित डॉक्यूमेंटेड है ग्रेटर इसराइल का क्या है। देखो इराक, इराक, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, और ये इधर इजिप्ट का सुना है, पेनिनसुला के आसपास, और ये सुएज कैनाल के ऊपर ये कब्जा करके क्या कहता है कि कब्जा करने के लिए इसका प्लान है। और क्या कहता है इसको, ये ग्रेटर इसराइल कहता है। ग्रेटर इसराइल में कहीं भी क्या नहीं है, ईरान नहीं। फिर ईरान पर हमला क्यों, है ना। बहाना तो ये बनाया गया कि ये यूरेनियम एनरिच कर रहे हैं और जो रोकना जरूरी है, नहीं रोकेंगे तो हमारी सिक्योरिटी को खतरा है। ये बात सही है कि ईरान इसराइल की सिक्योरिटी को खतरा है, लेकिन देखो कौन कौन सी कंट्रीज, इराक, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, ये सब क्या है, ये सब एक तरीके से कुवैत का कुछ हिस्सा, कुवैत है ना, कुवैत का कुछ हिस्सा। ये सब क्या है, यहाँ पर अमेरिकन फोर्सेस की प्रेजेंस सबसे ज्यादा। और अमेरिका इस समय किससे वॉर लड़ रहा है, इराक से वॉर लड़ रहा है। इन सब ने अपना स्पेस, एयर स्पेस यूज करने से मना कर दिया, हालांकि वो यूज हो रहा है। कि अगर इनका एयर स्पेस यूज नहीं हो रहा है तो अमेरिका कहां से, अमेरिका अमेरिका से तो नहीं भेज रहा फाइटर जेट, तो इनका एयर स्पेस यूज तो हो ही रहा है। ठीक है, लेकिन अमेरिका कहाँ फंसा हुआ है इस टाइम, वॉर के अंदर। और ये वॉर ऐसी हो गई है अमेरिका के लिए, यूएस के लिए, कि ना तो वो निकली जा रही है और ना उगली जा रही, ना तो वो निकली जा रही और ना उगली जा रही। अब वो ऐसी ऐसे मोड़ पे खड़ा है यूएस से कि अब वो कुछ भी करे, प्रेडिक्शन है। ठीक है, अब वो कुछ भी करे वो यहाँ हारेगा, वॉर खत्म होगी ही, है ना। परपेचुअल नहीं चल सकती कि अनंत काल तक चल रही है वो, परपेचुअल नहीं चल सकती। क्यों नहीं चल सकती परपेचुअल, हाँ अभी उसके ऊपर भी आएंगे, है ना, वो भी एक चेस बोर्ड है अलग, ये एक अलग चेस बोर्ड है। हालांकि ये दोनों चेस बोर्ड मिले हुए हैं आपस, बात सही है तुम्हारी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पर बहुत लंबी यानी कि परपेचुअल लड़ाई, जैसे रशिया यूक्रेन ने 3 साल लड़ाई लड़ी, इस तरीके से ये लड़ाई क्यों नहीं लड़ी जा सकती, क्योंकि ईरान ने इकोनॉमिकली इम्पॉसिबल कर दिया है यूएसए के लिए बहुत लंबे समय तक लड़ना। लाखों डॉलर के मिसाइल,
अब $20,000 का ड्रोन, दोनों आपस में लड़ रहे हैं, दोनों ही फटे रहे, है ना। $20,000 का ड्रोन कौन बना रहा है? ईरान बना रहा है। और लाखों डॉलर की मिसाइल कौन बना रहा है? यूएस बना रहा है। इवन यूएस का F-17 इन्होंने मार गिराया, ठीक है। F-17 बहुत महंगा, मतलब बहुत महंगा प्लेन है, उसको मार गिराया। सबसे एडवांस प्लेन माना जाता है, ठीक है। किससे? अपने सस्ते ड्रोन, सस्ती मिसाइलों से। तो वो कैसा हथियार यूज कर रहे हैं? सस्ता। और कब से तैयारी कर रहे हैं, कब से हथियार इकट्ठा कर रहे हैं? पिछले 45 सालों से वो हथियार इकट्ठा कर रहे हैं इसी दिन पे। उनकी पूरी कौम तैयारी कर रही है इस दिन के लिए कि यूएस हमला करेगा, उनको पता था यूएस हमला करेगा। और ये क्या है? ईरान क्या है? ईरान इज वन ऑफ द रेजिस्टेंस फोर्सेस अगेंस्ट द पैक्स अमेरिका, या जैसे कहा जाए कि अमेरिकन हेजेमनी, उसके अगेंस्ट खड़ा होने वाला वन ऑफ द नेशन, ठीक है। तो इसको सपोर्ट कहां से मिल रहा है? देखो अब हम मैप देखते हैं, तो मैप देखो तो ईरान को इधर से ब्लॉकेट किया हुआ है यूएस, यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ब्लॉकेट किया है। ईरान ज्योग्राफिकली इतना ब्लेस्ड है कि उसको ब्लॉक कर देना पूरी तरीके से बहुत ज्यादा मुश्किल है। वो इधर से ब्लॉकेट लगा सकता है, इधर से कैस्पियन से। अब एक क्वेश्चन ज्योग्राफी में अक्सर पूछा जाता है कि कैस्पियन सी के चारों ओर कौन कौन से देश? Which of the following is not a country adjacent to Caspian Sea? क्वेश्चन आता है, बहुत ज्यादा आता है, याद कर लेना। तारीख, ठीक है। तारीख, तारीख कैसे? अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, टी से तुर्कमेनिस्तान, ए से अजरबैजान, आर से रशिया, कजाकिस्तान और ईरान। TARIA, तारीख, ठीक है। तो ये 5 कंट्रीज क्या है? कैस्पियन सी से लगती है। और यहां से रशिया इसको सपोर्ट क्यों करता है? तुर्कमेनिस्तान, रशिया क्यों सपोर्ट करता है इसको? जैसे ईरान को हराना मुश्किल है ना, ऐसे ही रशिया को हराना भी बड़ा मुश्किल है। यूक्रेन के अंदर पूरी नाटो लड़ रहा है, इसमें पूरा नाटो लड़ रहा है, पीछे से पूरा सपोर्ट दे रहा है ना। लेकिन तब भी रशिया को हराना मुश्किल क्यों है? क्योंकि देखो ये सारी चीजें ना हिस्ट्री में छुपी होती है, ये सारे साइंस हिस्ट्री में ऐसा सब कुछ हो चुका होता है पहले, जो अब हो रहा है। जब भी कोई एम्पायर अपने चरम पे होता है, चाहे वो ब्रिटिश रहा हो, चाहे वो मंगोल्स रहे हो, चाहे वो रोम रहा हो, तो जब भी हमला करने पे आता है और वो रिपीटेडली सेम तरीके से हमला करता जाता है रिपीटेडली, और वो उस नशे में फंस चुका होता है, वो रोक नहीं सकता, वो करेगा। जब भी वो हमला करता है और रिपीटेडली करता है, एक समय ऐसा आता है कि वो ऐसी वॉर में फंसता है सामने वाला हाथ नहीं मारता, अब लड़ते रहे। जैसे रशिया एक समय पर बहुत पावरफुल था, सोवियत यूनियन अफगानिस्तान के अंदर बहुत बड़ा ऑपरेशन चलाया था, यूएस का और इनका दोनों का साइमल्टेनियस ऑपरेशन चले, है ना। अफगानिस्तान के अंदर वो ऑपरेशन चलाने के बाद 2 साल के अंदर पूरा सोवियत संघ विघटित हो गया, रशिया बचा, बाकी और कंट्रीज बन गए बहुत सारे, है ना। तो ये इतिहास बताता है कि क्या होने वाला है, यही यूएसए के साथ होने वाला है, अब वो चाहे कुछ भी करे। मतलब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आएगा, ये वॉर खत्म होगी ही होगी, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आएगा ही आएगा। और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आने का क्या मतलब है कि जो अभी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का क्या मतलब है, क्योंकि कई लोग इसको मिसइंटरप्रेट कर देते हैं कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ जाएगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, चीजें वैसी ही चलेंगी, ठीक है। लोगों के थोड़े से व्यवहार बदल जाएंगे, नहीं बदल। देखो रोम के बाद जो अपने आप को क्रिश्चियंस का सर्वे सभा मानता है, वो मानता है रशिया।
रशिया ऐसा मानता नहीं, और वो सही में मानता है, वहां के लोग खुद को मानते हैं कि हम क्या है, हम क्रिश्चियनिटी के प्रोटेक्टर हैं। और वो क्रिश्चियनिटी के प्रोटेक्टर खुद को मानते हुए ये भी मानते हैं कि ये जो वेस्ट वर्ल्ड है, जो कैपिटलिज्म है, हमें इसके अगेंस्ट लड़ना है, इसीलिए रशिया को हराना मुश्किल है, क्योंकि उनके वो सहन में है, साइकोलॉजी में है कि हमें रेजिस्टेंस देना है इनको, इसीलिए इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस फ्रंट। ठीक है, तो रेजिस्टेंस फ्रंट पे इस समय कौन लड़ रहा है? ईरान, लेकिन पीछे से चाइना और रशिया सपोर्ट कर रहा है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया हुआ अभी बीच में, क्या हुआ कि ईरान ने क्या किया, जैसे वो बॉम्बिंग कर रहा था यूएसए, तो ईरान ने क्या किया, पुराने टूटे फूटे प्लेन्स पे जाके अपने रनवे पे खड़े करके फाइटर जेट जो टूटे फूटे थे, इंजन ही नहीं था किसी में कोई खराबी थी, कोई किसी का विंग टूटा हुआ था, तो वो जो स्क्रैप था वो उन्होंने वहां सजा दिया और अपने प्लेन पाकिस्तान में प्राप्त कर दिए। पाकिस्तान देखो डबल गेम खेलता है हमेशा, वो यूएसए के साथ भी रहता है, वो ईरान के साथ भी रहता है, वो कभी उधर की बात करता है, कभी इधर की बात करता है, तो वो थोड़ा भरोसेमंद कम। हालांकि उसको जरूर चाइना ने धमकाया होगा, नहीं तो वो यूएसए को धोखा देते, ऐसा बड़ा मुश्किल। जब चाइना ने उसको धमकाया होगा तभी उसने कहा होगा ठीक है हमारे खड़ा कर दो, क्या बोले। चाइना उसको सारी चीजें प्रोवाइड करता है। अच्छा, ईरान इतनी मजबूती से लड़ क्यों पा रहा है? चाइना अपना बाइडूस को प्रोवाइड कर रहा है। बाइडूस क्या है? बाइडूस चाइनीज नेविगेशन है। तो जो लोकेशन प्रिसाइज अटैक जो हो रहे हैं कि यूएई के किस होटल के अंदर किस कमरे में वो बैठे हुए हैं, तो यूएस आर्मी वाले यूएई के या दुबई के या कतर के किस होटल में गए, देश पे उनके उड़ा देने शुरू कर, तो होटलों में और घरों में जाके रहने लगे, है ना। तो वहां पर प्रिसाइज टाइप कैसे हुई, लोकेशन चाहिए, लोकेशन के साथ साथ नेविगेशन चाहिए, वो चाइना ने प्रोवाइड करा, सैटेलाइट पूरी सब कुछ चाइना ने प्रोवाइड कराई। अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास चाइनीज शिप्स खड़े हुए हैं, पूरा वो रडार वडार लगा के सारा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए ईरान। ठीक है, इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप कहा गया है चाइना का ट्रंप शी समिट हो। तो इतना बैकग्राउंड बनाने का मकसद ये है, ट्रंप शी समिट। अब देखो है ये बड़ा इंटरेस्टिंग, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि कौन कौन से कंट्रीज को ग्रेटर इसराइल मान रहा है, वो जहां जहां यूएस बेसेस है। ठीक है, अब वॉर कभी ना कभी खत्म होगी, वॉर खत्म होगी और यूएस यहां से विड्रॉ करेगा, ये तय है। यूएस यहाँ पे कब्जा करके बैठ नहीं सकता, यूएस को विड्रॉ करना ही पड़ेगा। वो विड्रॉ करेगा तो इजराइल का रास्ता साफ हो जाएगा उन देशों पे कब्जा करने के लिए जहां पे यूएस बेसिस अभी तक है, और यूएस उनको प्रॉमिस करता है कि हम तो प्रोटेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे यूएस को पॉन बना देना, पॉन समझते हो, प्यादा, यूएस को इसको बोलते हैं पॉन बना देना, क्योंकि पॉन जब शहीद हो जाता है तो उससे हमें कोई खास फर्क पड़ता नहीं। तो यूएस को पॉन बना दिया इसराइल ने। इसराइली सबसे होशियार लोग हैं दुनिया के, सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज जीतने वाले, तो सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज जीतने वाले, सबसे ज्यादा साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करने वाले, सबसे ज्यादा बिजनेस में पैसा कमाने वाले, यही वो मोसाद था। जो इंटेलिजेंस एजेंसी सबसे खतरनाक इन्हीं है, मोसाद है ना। केजीएफ भी बहुत खतरनाक है रशिया की, है ना। सीआईए यूएसए की है, MI6 भी बहुत खतरनाक है, इंग्लैंड की है MI6, वो भी बहुत खतरनाक, क्योंकि वो भले ही फ्रंट पे आके नहीं लड़ता, अब फ्रंट पे आके कुछ ऐसे बोलता नहीं है, लेकिन अंदर अंदर वो इंडिया की भी बहुत पावरफुल है, बहुत बढ़िया है ना। तो हालांकि चीजें ऊपर नीचे सब जगह चलती रहती है, लेकिन इंडिया की बहुत पावरफुल, रॉ और आईबी दोनों मिलके करते हैं। इंडिया के अंदर अंदर जो इंटेलिजेंस चाहिए वो आईबी, और बाहर से जो इंटेलिजेंस चाहिए, यानी कि फॉरेन में जो इंटेलिजेंस चाहिए उसके लिए रॉ। ठीक है, तो वो मूवी देख के मत समझना कि वैसा वो काम होता होगा रॉ का, जैसा उसमें दिखाया। कौन सी मूवी थी? तुरंत। ठीक है, तो यहाँ पर यही बात कर रहे हैं कि चाइना ईरान को, चाइना के लिए ईरान इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि चाइना का जो इम्पोर्ट है ऑयल बैंक को,
तो सस्ता तेल लेता है ईरान से, उसे सैंक्शन से फर्क नहीं पड़ता। चाइना सैंक्शन यूएस के सैंक्शन को मानता ही नहीं है। चाइना रशिया से तेल लेता है, चाइना ईरान से तेल लेता है, जहां यूएस सैंक्शन लगाता है वहां से तेल लेता है क्योंकि सस्ता मिल रहा है ना। हम भी लेते हैं, हम छुप छुप के लेते हैं, वो खुलेआम देता है, ठीक है। क्योंकि चाइना को कुछ कह नहीं सकता डायरेक्टली यूएस से, हमें तो धमका देता है इंडिया को, चाइना को नहीं धमका सकता। क्यों नहीं धमका सकता? का भी कारण, उसका क्या कारण है? तो ये आर्टिकल पढ़ जरूर लेना, है ना। यही सारी बैकग्राउंड में यही सारी बातें हो रही है इस आर्टिकल के अंदर में। और हाँ, ये कुछ इंपॉर्टेंट मैंने आप लोगों के लिए नोट्स निकाले हैं, तो ये देख लेते हैं एक बार। पिछले कुछ सालों में जैसे जो इवैक्यूएशन ऑपरेशन हुए हैं उनको देख लेते हैं। जैसे यमन के अंदर कंडक्ट हुआ था हूथी रिबेल्स का 2015। हूथी रिबेल्स हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं। ईरान की प्रॉक्सी वॉर लड़ने के लिए एक ग्रुप है हूथी, है ना। ऑपरेशन राहत, कहा यमन, यमन में क्या हुआ था? राहत, यमन में क्या पहुंचाई? राहत पहुंचाई, वहां से अपने लोगों को इवैक्यूएट, ठीक है। तालिबान टेक ओवर जब किया 2021 में, यूएस छोड़ के जब अफगानिस्तान को यूएस छोड़ के गया, अफगानिस्तान को क्या कहा जाता है? ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स। एम्पायर्स यहाँ जो राज करता है, जो कब्जा करने की कोशिश करता है, वो एम्पायर समाप्त हो जाता है इवेंचुअली। लेकिन अफगानिस्तान कहीं नहीं जाता, अफगानिस्तान वही रहता है। तो तालिबान ने जब वापस टेक ओवर किया और वहां से अपने लोगों को हमें बचा के लाना था, 2021 में, तो आप लोग अच्छे खासे एज के होंगे, है ना। आप लोगों ने देखा होगा कैसे लोग प्लेन पे लटक के आने को तैयार, बाहर नीचे पहिए पे लटक के आने को तैयार थे। तो उस समय ऑपरेशन चलाया देवी शक्ति, ठीक है। 2023 में इजराइल में जब हमास का हमला हुआ, 2023 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने क्या किया? इजराइल के ऊपर रॉकेट दाग दिया। 2023 से पहले वाला जो 3 साल का पीरियड है, ये सबसे पीसफुल पीरियड माना जाता है मिडिल ईस्ट का। 2023 से पहले वाला 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने क्या किया? इजराइल के ऊपर रॉकेट मारे, 1000-1200 लोगों को हॉस्टेज बना लिया और अपने साथ कब्जे में ले लिया। उसके बाद से इजराइल ने इतने बम मारे हैं, इतने बम मारे हैं कि पूरा गाजा खत्म हो, ठीक है। उस ऑपरेशन का नाम है आयरन सॉर्ड। आयरन सॉर्ड ऑपरेशन है किसका? इजराइल का, अगेंस्ट गाजा, अगेंस्ट हमास। फिर इंडिया ने एक चलाया ऑपरेशन अजय, कहां पर? अच्छा, और इजराइल से लाने के लिए उस टाइम पे 2023 में ऑपरेशन अजय, ठीक है। इसके अलावा सिविल वॉर शुरू हुई सूडान के अंदर। सूडान की हमने उस दिन सिविल वॉर डिस्कस की थी, है ना। साउथ सूडान, ईस्ट और नॉर्थ सूडान, जो वहां पे एथनिकली वो लोग अलग है। साउथ सूडान में कौन रहते हैं? साउथ सूडान में रहते हैं जो वहां पे अफ्रीकन लोग हैं। और नॉर्थ सूडान में कौन रहते हैं? नॉर्थ सूडान में रहते हैं व्हाइट्स, ठीक है। तो उनका वो डिवाइड है, एथनिक डिवाइड। व्हाइट्स नहीं, अरब्स रहते हैं, अरब्स रहते हैं वो नॉर्थ सूडान, अरब मुस्लिम और अफ्रीकन मुस्लिम इनका है। उसके अलावा ईस्ट सूडान और वेस्ट सूडान, इनके बीच में कन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो जब वहां पे सिविल वॉर शुरू हुई तो वहां पर हमने ऑपरेशन कावेरी चलाया, ठीक है। इस तरीके से यूक्रेन रशिया वॉर जब शुरू हुई 2022 में, तो हमने ऑपरेशन गंगा चलाया, ठीक है। ऑपरेशन गंगा, इतने ही नहीं, बहुत सारे ऑपरेशन हैं जो आप लोगों को ध्यान रखने। मिडिल ईस्ट से रिलेटेड जो जो ऑपरेशन है उनको स्पेशली ध्यान रखेंगे, है ना। अभी ऑपरेशन सेंटिनल यूएस ने चलाया था सबसे पहले 2019 में। किसने चलाया था? मैरीटाइम सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए अपने शिप्स, समुद्र के अंदर सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए। ये किसी के अगेंस्ट नहीं चलाया था, सिर्फ सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। उसके बाद हमने भी चलाया ऑपरेशन संकल्प, इंडिया ने भी चलाया ऑपरेशन संकल्प, इसलिए मैरीटाइम सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। एक ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन यूएस लेड मल्टीलेटरल 2023 में, इसलिए रेड सी और गल्फ नेशंस के पास सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए। इसके बाद हमारा आ जाता है ऑपरेशन सर्कल इंडिया का, 2024 में हमने दोनों साथ में शुरू किया। कौन सा? सेंटिनल और सर्कल, ठीक। जहां पर भी प्रॉमिस आ जाए वहां पर समझ लो ईरान, ठीक है। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 1, ट्रू प्रॉमिस 2, ट्रू प्रॉमिस 3, ये हमेशा प्रॉमिस ही करते थे, ट्रू प्रॉमिस और फिर से 1 2 3, ठीक है। ऐसे तो ईरान ने
फर्स्ट डायरेक्शन ड्रोन मिसाइल अटैक इजराइल के ऊपर, दमस्कस के ऊपर जो हुआ था। उसके बाद 2 में लार्ज स्केल इरानियन बैलिस्टिक मिसाइल रिटेलिएशन अगेंस्ट इजराइल, उसको बोला ट्रू प्रॉमिस 2। ट्रू प्रॉमिस क्या है इनका कि इजराइल को यहाँ से खत्म कर देगा, इनका ट्रू प्रॉमिस। ऐसा कौन बोलता है? ईरान बोलता है। ठीक है, तो इजराइल ने भी चलाया ऑपरेशन राइजिंग लाइन। क्या तुम ट्रू प्रॉमिस करोगे? हम लाए थे राइजिंग लाइन, चलाया 2025। ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी, उसके ऊपर जून 2025 में लास्ट ईयर यूएस ने और इजराइल ने हमला करके उसको निस्तनाबूद कर दिया, ऐसा यूएस का क्लेम था। बस्तर बंकर बम मारे थे उनको, है ना? तो बंकर बस्तर बम, है ना? तो उसका नाम था ऑपरेशन राइजिंग लाइन। ठीक है, और यूएसए ने सेम टाइम पे जो ऑपरेशन चलाया था फोर्डो और नतान्स के अंदर जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज थी ईरान की, कहाँ पे थी? फोर्डो और नतान्स, 2 शहर थे जहाँ पे इनकी वो थी, मतलब अंडरग्राउंड कोई फैसिलिटी थी न्यूक्लियर, उसको उड़ा दिया था इन्होंने जून 2025 में मिडनाइट हैमर। मिडनाइट हैमर, ठीक है। ऑपरेशन लॉयंस फोर, इजराइल का ऑपरेशन जो अभी चल रहा है, अभी जो हमला चल रहा है लॉयंस फोर इजराइल की तरफ से, लॉयंस लाइन जहाँ क्या जाएगा इजराइल, राइजिंग लाइन इजराइल, लायंस फोर इजराइल, प्रॉमिस ईरान। ठीक है, और अमेरिका का कौन सा ऑपरेशन चल रहा है? एपिक फ्यूल। ठीक है, एपिक फ्यूल, ये ऑपरेशन चल रहे हैं। अब इंडिया को भी कुछ ऑपरेशन चलाना पड़ेगा, तो इंडिया ने चलाया ऊर्जा सुरक्षा, ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा। हमें क्या करना है? हमें लड़ना थोड़ी ना है, हमें क्या करना है? अपनी ऊर्जा सुरक्षा करनी है, अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को देखना है ना? पेट्रोल आता रहे, हमें और क्या चाहिए? तो उसके लिए हमारा ऑपरेशन है ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा। नेवी का ऑपरेशन है, किस लिए है? टू प्रोवाइड मैरीटाइम सिक्योरिटी टू द शिपमेंट्स। ठीक है, एक ये मैथ है, इसके बारे में हम लोग कई बार डिस्कस करते रहते हैं, चोक पॉइंट्स के बारे में, है ना? तो सुएज कैनाल चोक पॉइंट है, बाब अल मंदेब है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, बॉस्फोरस है, जैसे ये हॉर्मुज है, ये है हॉर्मुज, ठीक है। ट्रेंडनल्स है, यहीं पे ट्रेंडनल्स भी है, ब्लैक सी को जो जोड़ता है ना बॉस्फोरस। और देखो एक मैं दिखा देता हूँ, ये ब्लैक सी से ब्लैक सी ऑफ मरमरा में जो रास्ता खुलता है उसको बोलते हैं बॉस्फोरस। और ये वाला जो है, ये वाला जो स्प्रेड दिख रहा है, मरमरा से, सी ऑफ मरमरा से एग्निया सी। ठीक है, यानी कि कहां पहुंच गए हम? मेडिटेरेनियन सी। ठीक है, इसका नाम क्या है? इसका नाम भी याद रखेंगे इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है डेल्टेनलेस। ठीक है, उसके अलावा हम लोग स्टेट ऑफ मलक्का में पढ़ते रहते हैं, स्टेट ऑफ सुंडा भी मैंने आप लोगों को बताया है। तो इस स्टेट से कि यहाँ से क्वेश्चंस किस तरीके से आएंगे आप लोगों के एग्जाम्स में, कि स्टेट ऑफ मलक्का कौन से 2 देशों के बीच में? तो क्या याद रखेंगे? मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में। हालांकि वापस सिंगापुर भी दिखाई देता है, लेकिन मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में। ठीक है, स्टेट ऑफ सुंडा किसके बीच में है? सुमात्रा और जावा, जो 2 आइलैंड, बड़े आइलैंड इंडोनेशिया के, सुमात्रा और जावा, इन दोनों के बीच में है। कौन सा? सुंडा। ठीक है, बाबल मालदीव किस किसके बीच में है? यमन और जिबूटी। ठीक है, हॉर्मुज किस किसके बीच में है? ईरान और ओमान। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनको याद रखते हैं, बाकी धीरे धीरे याद रखो कर। ठीक है, अब देखो चाइना क्यों कह रहे हैं कि चाइना को कोई आंख नहीं दिखा सकता यूएस से? क्यों कह रहे हैं? चाइना की इकोनॉमी, चाइना की इकोनॉमी क्या कह रहे हैं कि 1980 के अंदर तो बहुत पीछे था यूएस से। देखो इसके अंदर थोड़ा चार्ट हो जाएगा, अगर हम चाइना की जीडीपी को देखें,
तो ये वाला जो पॉइंट है यहाँ बहुत बड़ा डिफरेंस हमको दिखाई दे रहा है चाइना और यूएसए के अंदर। यूएसए कितना आगे है, चाइना कितना पीछे है 1980 पे। लेकिन 2000 आते आते ये गैप कम हो गया और 2020 आते आते लगभग बराबर, लगभग बराबर होगी जीडीपी। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा होने के पीछे कुछ कारण होगा ना। देखो रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्पेंडिंग अगर हम देखें द शेयर इन ग्लोबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्पेंडिंग, चाइना की 2000 में 4.6% थी और यूएसए की 36%, और 2024 आते आते लगभग बराबर 27.4%, 27.3%, आगे ही निकल गया चाइना रिसर्च एंड डेवलपमेंट की स्पेंडिंग में। मैन्युफैक्चरिंग में सबसे आगे कौन है, चाइना की मैन्युफैक्चरिंग में भी, और अब किसमें आगे निकल गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में स्पेंडिंग। ठीक है, टेक्नोलॉजिकली वही एडवांस होगा। अब देखते हैं, देखो अगर हम देखें द शेयर इन ग्लोबल एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट के अंदर शेयर कैसे, तो मैंने एक और चार्ट आप लोगों के लिए निकाला है, इसमें देखते हैं। तो अगर हम यूएसए के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करें तो यूएसए इंपोर्ट करता है ज्यादा, यानी कि 439.7 बिलियन डॉलर, और 144.6 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करता है चाइना का। तो यहाँ पर सीएडी बहुत ज्यादा है किसका, यूएसए का। सीएडी यानी कि करंट अकाउंट डेफिसिट, तो डेफिसिट ज्यादा है तो पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट किसकी तरफ जाएगा, चाइना की तरफ जाएगा, यानी कि पेमेंट चाइना को करना पड़ेगा। चाइना नहीं करेगा पेमेंट, यूएसए करेगा चाइना को। ठीक है, यूएसए करेगा चाइना को पेमेंट। ठीक है, तो कैसे हुआ ये, कैसे R&D स्पेंडिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को स्पेंड। उसके अलावा जो चाइना का मॉडल है वो अलग है और यूएसए का मॉडल अलग है। यूएसए कैसा है, सर्विस ड्रिवन इकोनॉमी, फाइनेंस के ऊपर डिपेंडेंट है, इनोवेशन, हाई एंड टेक्नोलॉजी, ये इनका मेन है। हाई एंड टेक्नोलॉजी और एआई के मामले में अभी भी यूएसए आगे ही है चाइना से। ठीक है, लेकिन चाइना क्या है, मैन्युफैक्चरिंग है। एआई के मामले में यूएसए आगे होगा, यूएसए के मॉडल्स चाइना से अच्छे होंगे, लेकिन जो चीज चाहिए वो कहां से आएगी, अगर चाइना से नहीं भी आई, एनवीडिया अगर खुद भी बना रहा है तो रेयर अर्थ मिनरल कहां से आएगा, चाइना से। ठीक है, तो चाइना इसलिए आगे एक्सपोर्ट सेंट्रिक है। क्या कहते हैं कि तुमको क्या चाहिए, दुनिया के पूछते तुमको क्या चाहिए, अभी बना दूंगा तुरंत। इंडिया के अंदर 2019 में मेरे ख्याल से जब पबजी बैन हुआ था, तब 2019 में ना, जब भी बैन हुआ था, तो इंडिया के अंदर क्या हुआ कि चाइनीज ऐप को बैन कर दो, ये सारी चीजें चली, है ना, बायकॉट चाइना। चाइना ने बायकॉट चाइना की टोपी बना के क्या बेच दी। चाइना ने क्या किया, एक टोपी बनाई, उसके ऊपर लिखा बायकॉट चाइना, और इंडिया में बेच दी, और लोगों ने खरीदी और चाइना की टोपी पहनी और बायकॉट चाइना कर दी। पैसा तो उसने उसमें भी कमा लिया। यूएसए के अंदर भी प्रोटेस्ट चला था बायकॉट चाइना, तो वहां पर भी उसने यही काम किया, लो हम बेच दे रहे, तो क्या चाहिए सामान, सामान तो प्रोटेस्ट करता है ना, करो, लो हमारे खिलाफ करना, करो, लो सामान हम दे रहे हैं, सामान हमसे खरीदो। तो चाइना क्या है, तुमको क्या चाहिए वो बना कर देगा। ठीक है, आज चाइना के अंदर ऐसी टेक्नोलॉजीज है कि अगर तुम अपने मन का एक फोन बनवाना चाहो तो बनवा सकते हो जाके, वो तुम्हारे कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से तुम्हारा फोन तैयार करके दे देगा कि कितने मेगापिक्सल का कैमरा चाहिए, कितनी बैटरी चाहिए, ये सारी चीजें आज से 10-15 साल पहले हो जाती थी चाइना। चाइनीज फोन आया करते थे एक जमाने में, और मल्टीमीडिया फोन्स, तुम क्या समझते हो इनको फोन्स को, अब तो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड फोन आ रहे हैं चाइना के भी। पहले 12-12 स्पीकर लग के आते थे चाइना के फोन, सच्ची बता रहा हूँ, 12 स्पीकर। यहाँ पे गाना चलाओगे तो सामने पार्क में सुनाई देगा। ठीक है, फोन में तो चाइना देखता है कि मार्केट में क्या चीज बिकेगी, तो स्पीकर कम कर दिए, मार्केट में क्या बिकेगा, बिकेगा, आपका स्टाइल बिकेगा, आपके 4 कैमरास बिकेंगे। तो उसने क्या किया, स्लिम कर दिया, छोटा कर दिया, और उसमें अच्छी क्वालिटी का माइक्रोफोन लगा दिया, एक ब्रांड नेम क्रिएट कर दिया, वीवो, शाओमी, है ना, ये सारे ब्रांड नेम्स क्रिएट करके वो बेच रहा है। इसके अलावा जितना भी हम लोग देखते हैं लग्जरी आइटम,
लग्जरी पर्स और लग्जरी परफ्यूम्स, जितना भी लग्जरी आइटम देखते हैं जो 40-50 हजार रुपए के पर्स होते हैं, इसके कौन सी कंपनीज है लग्जरी कंपनीज के नाम बताओ जरा। अरमानी और वो एक वो एलवी, वो ऐसे ऐसे पूरे कपड़े पे लिख के देता है एलवी, लुई विटॉन। तो इन सब ये सब जो कंपनीज है, ये सामान कहाँ बनता है? ये सारा सामान चाइना में बनता है। चाइना से यूएसए जाता है या जो भी जहाँ की कंपनी है वहां जाता है, वहां टैग भी चाइना से लग के जाता है। हैं? किसकी वॉचेस? सब सब वहीं बनता है। एप्पल का फोन नहीं बनता है, उसके अंदर खोल के देखो पार्ट चाइना के लगे हुए। ठीक है, असेंबलिंग हो रही है ज्यादातर देशों में, बना चाइना ही रहा है। ठीक है, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग चाइना ने डेवलप की है, वियतनाम ने डेवलप की है, और इन देशों ने, आसियान कंट्रीज ने डेवलप कहीं नहीं है मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, तो जिसमें लीडिंग चाइना ही है। ऐसा क्यों हो पाया वैसे, कभी सोचा है? कभी सोचा ऐसा कैसे हो पाया? क्योंकि चाइना ने अपनी पॉपुलेशन को प्रॉब्लम नहीं समझा। चाइना ने अपनी पॉपुलेशन को क्या समझा? इनपुट समझा, कि ये एसेट है, इसे इनपुट करो, इससे काम कराओ। शुरुआत में हालांकि ऐसा हुआ है कि बहुत सारे लोग लेबर लॉज को वहां पर मांगते मांगते आजादी, मतलब वो सारे फ्रीडम और वो सारी चीजें मांगते मांगते बहुत सारे लोग शहीद हो गए वहां। चाइना ने ध्यान नहीं दिया, चाइना ने कभी रुका नहीं, उसने काम कराते रहा। बहुत खराब कंडीशंस में एक समय चाइना के मजदूर रहा करते थे, जो आज हम लोग देख रहे हैं कि वहां पे सब कुछ बहुत अच्छा हो गया है। तो वो एक समय था जब चाइना के अंदर बहुत ज्यादा गरीबी हुआ करती थी, इंडिया से ज्यादा गरीबी हुआ करती थी। ठीक है, तो चाइना ने उन लोगों से काम कराया है। हमारी तरह नहीं कि इंडिया की तरह की बस एक माइक दे दो, मंच दे दो और माला पहना दो, बन गए नेता। यूएसए है ना क्रिकेट, अभी नई नई टीम बनी है यूएस। ठीक है, ओलंपिक्स में के मेडल्स देखो, ओलंपिक्स में सब सारे सारे मेडल्स इन्हीं के पास जाते हैं, चाइना के पास, यूएसए के पास। ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छा परफॉर्म करता है और कोरिया बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। तो जिम्नास्टिक्स में स्पेशल ये सारी चीजें। इसके अलावा एक ये आर्टिकल है, यूरोप मस्ट पुश फॉर नेगोशिएशंस। ये वही यूक्रेन रशिया वॉर के बारे में बात कर रहे हैं। देखो अभी जो वस्तु स्थिति है वो ये है, ये वाला एरिया जो क्रीमिया, इसको बोलते हैं क्रीमिया। ये मैं कई बार आप लोगों को दिखा चुका हूँ, 2014 में इसको अलग कर दिया था इसने, रशिया। अब क्या है, डॉन्स्टेक और लुहांस वाला जो क्षेत्र है ना, ये ईस्ट यूक्रेन वाला जो पूरा रीजन है, ये पूरा इस समय बैटल ग्राउंड बना हुआ है। और डॉन्स्टेक और लुहांस, इनके ऊपर कब्जा किया हुआ पूरी तरीके से किसने? रशिया ने। लगभग 20% यूक्रेन के ऊपर रशियन ऑक्यूपेशन है, रशिया ने कब्जा किया हुआ है 20%। अब यूक्रेन की लड़ रहा है शुरू से 3 साल से 4 साल से। अब इनकी जो लड़ाई है, पुतिन ऐसा कह रहा है कि ये खत्म हो जाए, लेकिन इस आर्टिकल में कह रहे हैं कि ये इल्यूसिव, ऐसा नहीं होता, लड़ाई इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाली, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के, जब तक म्यूचुअल पॉइंट्स पे नहीं आएंगे दोनों ही कंट्रीज, तब तक नहीं खत्म। अब जैसे ईरान ने क्या कर दिया, इकोनॉमिकली इम्पॉसिबल कर दिया यूएसए के लिए लड़ना, मतलब इसीलिए यूएसए अब चारों, यूएसए चाहे कुछ भी करे, यूएसए के पास क्या ऑप्शन है? यूएसए के पास ऑप्शन है कि वो अपने ग्राउंड ट्रूप छुड़ा दे, तब भी वो हारेगा। दूसरा ऑप्शन है वो विड्रॉ कर ले, तब भी वो हारेगा। तीसरा ऑप्शन है कि वो नेगोशिएट करे, तब भी वो हारेगा। अब यूएसए कुछ भी करे, वो मिडिल ईस्ट में बहुत बुरा फंस गया, तो उसका हाथ तय है। और ऐसा होने के बाद वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होगा। ठीक है, ऐसा होना तय है।
और उस समय सेंटर यूएसए नहीं होगा और हम तो प्लेयर ही नहीं। इस समय प्लेयर कौन कौन है? इस टेस्ट के गेम को खेल कौन रहा है? चाइना, यूएसए, इजराइल और रशिया। बाकी जहां जहां लड़ाई हो रही है वो सब इनके गेम पे से है। ठीक है, प्लेयर तो यही है। ठीक है, तो ये अपने अपने चारे चल रहे हैं, अपनी शी जिनपिंग और ट्रम्प की जो मीटिंग चल रही है उसके अंदर दोनों चीजें निकल के आएंगी तो हम देखेंगे। अगर आपने वीडियो देखी हो उसकी जो शी जिनपिंग की और उसकी आज मीटिंग शुरू होगी ना, तो बॉडी लैंग्वेज जो डोनाल्ड ट्रम्प की है इट इज वेरी सबमिसिव। और तो वो वैसे कंधे झुका के ऐसे आदर देते हुए शी जिनपिंग को, जबकि वो किसी भी देश के नेता को कितना ही बड़ा नेता हो, बड़ा नेता मानता नहीं किसी को। तो जब पुतिन और ट्रम्प का समिट हुआ था अलास्का में, तब भी इतना दबाव था उसका वो नेता। तो पुतिन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग किसको मान रहा है इस टाइम पे? शी जिनपिंग को मान रहा है। और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में देश के नेता की बॉडी लैंग्वेज बहुत मैटर करती है। चाइना और यूएस की तो लड़ रहे हैं, लड़ बहुत रहा है। तो दिख रहा है कि ईरान लड़ रहा है, लेकिन लड़ असल में चाइना और यूएस में है। एक तरफ चाइना और रशिया है, एक तरफ यूएस और इसराइल है। सामने से लड़ने के भी मतलब सामने सामने अगर फेस ऑफ होता है इनका सामने सामने तो चाइना है, उधर से नाटो आता है तो चाइना और रशिया आता है, तो क्या तो क्या करेगा? अब देखो ये अनसर्टेनिटीज कई चीजों को ट्रिगर करती है। जैसे जापान के अंदर, जापान ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये सोचा कि हम हथियार नहीं होंगे। क्यों नहीं बनाया क्या? क्योंकि हम इतने खतरनाक हथियार बना देंगे तो क्या खतरा हो जाएगा। इसलिए उन्होंने विड्रॉ कर लिया कि हम हथियार नहीं बनाएंगे, हम वॉर में नहीं पड़ेंगे। और उन्होंने अपनी आर्मी भी प्रॉपर नहीं बनाई। ठीक है, वो यूएसए की प्रोटेक्शन में चलता है कि यूएसए उसको प्रोटेक्ट करेगा। इस बात को क्या करता है? टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट है वहाँ पे जापान के अंदर। सबसे तेज सबसे आगे टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट जापान है। जापान चाइना यही है ना, यूएसए है, जर्मनी है, एक जापान देश है। तो जापान अब कह रहा है कि मैं क्या तो लोगों का यानी कि कंट्रीज का कैरेक्टर चेंज होता दिख रहा है इस वॉर की वजह से। कि सबको तो सिक्योरिटी है ना, सबको सिक्योरिटी थी। अभी जापान को क्या लगा है यूएसए तो वहां ईरान के अंदर बिजी लड़ने ऊपर, अगर चाइना ने हमला कर दिया तो कौन बचाएगा? यूएसए ईरान में लड़ाई छोड़ के थोड़ी आएगा वहां बचाने के लिए। तो मुझे भी कुछ करना पड़ेगा अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए। तो भी हथियार मारने लगा। जो फुकुशिमा इंसिडेंट के बाद जापान ने कहा कि मैं न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं बनाऊंगा, उसने दुनिया का सबसे बड़ा पावर प्लांट बनाया है। मतलब जो बल पड़ा था दुनिया का सबसे बड़ा पावर प्लांट, उसको अब चालू किया 2026। तो दुनिया का कैरेक्टर बदल रहा है, चीजें बदल रही है, पावर डायनामिक्स बदल रहे हैं। तो देखते हैं क्या होता है आगे। बाकी शी जिनपिंग के साथ जो मीटिंग है काफी इंटरेस्टिंग रहेगी, उस पर डिस्कशन करेंगे क्या रहा। बताओ किसी को डाउट हो तो पूछो, बाकी किसी को नहीं। ठीक है, इंटरनेशनल वाला हम लोग ज्यादा ही डिस्कस करते हैं, इतना एग्जाम में नहीं आता है। इंटरेस्टिंग है इसलिए डिस्कशन हो जाता है लोग का कभी कभी। ठीक है।